नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और हमेशा ही नेशन नाउ आपके साथ रहा है, रहेगा, ऑलवेज विद यू। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। Pradeep ji, so the Iran-Israeli war, Yes, and now with the US in it, and we've been talking about it now for some time, and the Pakistani siding with the US, this is the most amazing part. This is really the joke of the century. 2 दिन पहले पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है, लिखते हैं कि साहब आप जो हैं, आप माशाल्लाह संत हैं, हमारे पोप हैं, हमारी होप हैं, मतलब सब कुछ है। और आज पाकिस्तान अमेरिका को कंडेम करता है ईरान पे अटैक करने के लिए। yes, yes. After Asim Munir has passed on all intelligence which was required by the Americans to bomb Iran. मतलब ऐसा देश कभी मिला नहीं मुझको यार। ये क्या है? ये क्या मुल्क है? अजीबोगरीब मुल्क है। They have been traitors and during I think US और इजराइल का एक बहुत प्रिसिजन प्लान्ड टेक्निक से लोग अटैक करा ईरान को, और उसी 5 दिन आसिफ मुनीर को यूएस में बुलाया गया, उनको उधर बिठा गया 5 दिन। 5 days continuously Asif Munir has been sitting in US where Israel was continuously bombing its prior committed targets, and then you had the US also entering the war, all when Asif Munir actually was in US. So they actually US and Israel has worked to a fantastic plan. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा प्रदीप जी, now this is what I can't understand. What's he gonna tell his people in Pakistan? What? ये तो बिरादर मुस्लिम देश है भाई, ठीक है, शिया हैं, आप सुन्नी हैं, और आपकी मतलब अभी भी आप हजारा मुसलमानों को अभी भी आप मार रहे हैं। शिया मस्जिदों में हर फ्राइडे के दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता रहता है वगैरह वगैरह वगैरह, बट स्टिल दे मुस्लिम्स। बिल्कुल। आप क्या मुंह दिखाएंगे बाकी सारी दुनिया को कि आपने ईरान को अमेरिका के हाथों भेज दिया? बट दैट हैज बीन पाकिस्तान्स वे राइट। सर परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया, as he was that day explaining, कंटिन्यूस इनके यहिया खान उससे पहले यही करता रहा, यूएस के साथ उनका साथगार था, पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, और यहाँ पर मौलानाओं को जिस प्रकार से ट्रेनिंग करके पैसा देके, जिस प्रकार से ब्रेन वॉश द पाकिस्तानीज दैट द जिहाद इज समवेयर एल्स, हमको जिहाद करना है। तो दैट इज पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान नोज इट वेरी वेल। पैसा आज के तारीख में पाकिस्तान के पास नहीं है। द ओनली वे इट कैन गेट फंड्स इज आइदर थ्रू द यूएस, बीइंग एन एलाई ऑफ द यूएस, तो वर्ल्ड बैंक से जैसे पैसा मिल रहा है, चाइना से दोस्ती करके फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिल गया। अब कहने का मतलब क्वाइट, अब चुप रहने का बहुत पैसे मिलने वाले इजराइल ईरान वॉर इज कंसर्न, तो दे नो व्हाट्स, एंड उनको मालूम है कि मिलिट्री। I don't think Donald Trump is going to be satisfied with just Pakistan's silence. I think he's just bought over Pakistan with his new cryptocurrency investment, जो उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, उसको जो उन्होंने डाल दिया उसमें, he is more or less bought over Asim Munir, and Asim Munir has been told कि भैया ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो ये मसला है, you will look after this and I want X amount of money every year from you. That's what has happened. Iran knows exactly what's happening. They said if Pakistan allows US to use their air bases, we will take care of Pakistan. जिस प्रकार से उन्होंने कहा, they threatened Pakistan in fact, कि आप अगर US planes को आपके air bases देते हो तो you'll find us, we'll be attacking you. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह प्रदीप जी के ईरान इज नॉट अ पुश ओवर। एक चीज याद रख लीजिएगा, ईरान इज नॉट इराक। देयर आर नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। The Americans, I don't think Donald Trump at the moment can actually send in the Marines, because for that he will need congressional approval, which he does not have. And even his own party, all the people who actually brought him to power, the MAGA party, Make America Great Again section of the Republicans, they themselves are screaming, you said that you would not involve America in any dirty Middle Eastern war, and that's exactly what you've done. Now every American asset at home and abroad is a fair enough target. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, आपने ईरान पे अटैक किया है, ईरान इज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सीधी सादी बात है भाई,
किसी मुल्क के ऊपर अगर आप अटैक करेंगे तो वो डिफेंड तो करेगा ना अपने आप को, डिफेंड तो करेगी। यस जो भी है। Let's go straight across to our guests. I think we've got a wonderful panel of guests. Let's go straight across to them. I could see Asif Faruqi साहब. Asif Faruqi साहब, नमस्कार. How are you, sir? नमस्कार सर, नमस्कार। How are you, sir? Lovely to मैं see बहुत you अच्छा हूँ, as बढ़िया, always. As always, lovely to see you after your gym and your tennis. 3 या 4 गेम खेल के आए हैं आप टेनिस की, दिख रहा है मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से। राकेश प्रजापति साहब, नमस्कार। प्रोफेसर साहब, हाउ आर यू, सर? नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, मैं ठीक हूँ सर। Professor Prajapati joins us from Badaयूं. Thank you very much for joining us, sir, of the Samajwadi Party. And of course, Mr. Sonamne. Sonamne साहब, how are you? नमस्कार। Fine sir, fine. फैंटास्टिक। वंडरफुल। तो प्रजापति साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाता हूँ। आप बदायूं से हैं, इस वक्त बदायूं से हमारे साथ बात कर रहे हैं। पिछली बार आपके साथ एक जबरदस्त डिस्कशन हुआ था और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, वी आर कंटिन्यूइंग विद इट, कि स्कूल्स को लेकर के, एजुकेशन माफिया को लेकर के वी आर कैरिंग आउट अ ह्यूज कैंपेन और उसको हम छोड़ेंगे नहीं जब तक यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टू यू टुडे। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं सर कि मोदी जी ने ये तय किया है, मोदी सरकार ने ये तय किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एज यूजुअल हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, इवन इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विद अटैकिंग हमास एंड हिजबुल्लाह। द इंडिया हैज रिमेन न्यूट्रल और इजराइल और ईरान के बीच में भी हम लोग न्यूट्रल हैं। इसको लेकर के कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बड़ी आपत्ति है, उन्होंने काफी आपत्ति जताई भी है। प्रियंका गांधी जी ने तो यहां तक इतना तक कहा है कि आज तक भारत का जो रवैया रहा है वो प्रो पैलेस्टाइन रहा है और हम हमेशा से ही फिलिस्तीन को एक अलग से राज्य देने के पक्ष में थे और रहना चाहिए। प्रजापति साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए राजीव जी, डेफिनेट रूप से तटस्थ कौन व्यक्ति रहता है आप लोग जानते हैं। भाई तटस्थ रहने से क्या मतलब है, कोई ना कोई आपकी तो विचारधारा होगी। हम कह रहे हैं आपकी विचारधारा ईरान की तरफ है तो ईरान की तरफ जाएं, आपकी तो विचारधारा अगर इजराइल से मैच कर रही है तो इजराइल की तरफ जाएं। ये तटस्थ वाली चीजें तो ठीक नहीं रहती हैं। तटस्थ का मतलब होता है आप अधर में लटके हुए हैं, असमंजस में हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपको सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहना चाह रहे हैं। भाई ये लड़ाई हो रही है तो डेफिनेट रूप से दो बातें तो होंगी, या तो ईरान सही होगा या इजराइल सही होगा। हाँ, ये हो सकता है कोई 90% सही हो, कोई 10% सही हो, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो ज्यादा सही होगा। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये फैसला सरकार नहीं कर पा रही है। भाई एक तरफ तो भारत की सरकार को निश्चित रूप से अपना स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए, चाहे किसी की तरफ। ये तटस्थ वाली नीति देश की विदेश नीति के साथ कहीं भी अच्छी नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है, तो कैसी विदेश नीति है? आपकी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ तो कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं होता है। G7 में आप जाते हैं तो 11 प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति आगे खड़े हुए होते हैं, आपको पिछली लाइन में जगह मिलती है। आप कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, तो कैसे डंका बज रहा है, कहाँ से डंका बज रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। प्रजापति साहब, अखिलेश यादव जी, सबका आरोप है पीडीए आपने बहुत मजबूती से आगे कदम बढ़ाया, पिछला दलित अल्पसंख्यक, मगर आज के तारीख में अखिलेश यादव जी ने अल्पसंख्यक यानी मुसलमान के बातें करना छोड़ दिया है। इस प्रकार का चर्चा जिस प्रकार चल रहा है, मदरसे डिमोलिश हो रहे हैं बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, अखिलेश यादव जी चुप है। मॉब अटैक हो रहे हैं मुस्लिम मीट ट्रेडर्स में अलीगढ़ में, अखिलेश यादव जी चुप है। गाजी मियां फेयर कैंसिल कर दिया, अखिलेश यादव जी चुप है। क्या अल्पसंख्यक के बाद मुसलमान के बाद अखिलेश यादव जी ने छोड़ दिया है? प्रजापति साहब। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का रवैया शायद उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता नहीं है, आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। सर हम महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, मुंबई में बैठे हैं, इसलिए आपको शायद यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्य करने की शैली नहीं पता है। यहाँ पर एक नीति चल रही है जिसको कहते हैं, पहला देश का शायद मुख्यमंत्री होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के,
पहले पूरे भारत के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर नहीं बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करेंगे, स्कूल पर बात नहीं करेंगे, नौकरी पर बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पर नहीं बात करेंगे। एक नीति चल रही है, एक नीति लेके आए, पता है वो नीति क्या है? ठोको नीति। ठोको नीति, कई बार आप लोगों ने स्टेटमेंट कहा सुना होगा कि हमारी नीति है ठोको नीति। तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको नीति चल रही है। उस ठोको नीति में जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुस्लिम जी। समुदाय के, माइनॉरिटीज के, अकेले मुस्लिम नहीं, बुद्धिस्ट, सिख, सभी के बहुत अच्छे हितैषी हैं। इसीलिए उनको हितैषी में ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस दिन ज्यादा पक्ष लेना शुरू कर दिया तो उस दिन और ज्यादा शिकंजा हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मुस्लिमों के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा और ज्यादा प्रताड़ना शुरू हो जाएगी। रही बात मुस्लिमों का पक्षधर की, तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 5 दिन पहले अल्पसंख्यक की राष्ट्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है उसकी और अल्पसंख्यक की प्रदेश की कार्यकारिणी है उसकी एक सामूहिक मीटिंग बुलाई थी। उस सामूहिक मीटिंग में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम बड़े बड़े नेता जो हमारे पार्टी के हैं वो सभी शामिल हुए थे। अभी 3 दिन पहले पसमानदा समाज की भी मीटिंग, मंसूरी, इदरीसी, सैफी, लियासी, इन सब की भी मीटिंग पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई थी और उनकी जो कारीगरी है, उनका जो रोजगार है, बुनकर है, उन सबको ध्यान से सुना है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि अगर 2027 में सरकार आएगी तो उन्हें न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वंडरफुल सर। प्रजापति साहब, इसके पहले कि मैं आदरणीय आसिफ फारूकी साहब के पास जाऊं, आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में, कल या परसों, जो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं राजीव कृष्णा साहब यूपी के, उन्होंने कुछ फिगर्स रिलीज किए हैं और ये सुनने वाली बात है। सुनाने साहब जरा सुनिए, आसिफ फारूकी साहब आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं 2017 और 2024 के बीच में तकरीबन 234 हार्डकोर क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मार दिया गया है। 234 सर, 234 इन द 7 years बिटवीन 2017 एंड 2024 टू 2025 के फिगर्स अभी आए नहीं है। उसके अलावा 9,202 क्रिमिनल्स इंजर हुए हैं और 10,370 क्रिमिनल जो है वो अरेस्ट हुए हैं। इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? 234 लोगों को पुलिस ने मार दिया है, मतलब कि यहां पर जो अभी अभी गवाही साहब ने बोला था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ना कोर्ट ना कचहरी ना कुछ और, द एग्जीक्यूटिव हैज डिसाइडेड दैट दे आर द जुडिशरी, दे आर जज, जूरी एंड एक्सिक्यूशनर। अब मतलब हर जहां देखो वहां बुलडोजर चढ़ा दो। अब आप बोले प्रजापति साहब। नहीं, ये गवई साहब ने ही नहीं, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई वकील फटकार लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। सर ये चीफ जस्टिस ने बोला ये सर जी। क्या ये आपकी क्या नीति है? ना आप कोर्ट जाएंगे, ना कचहरी जाएंगे, ना तहसील में जाएंगे, ना जिला जुडिशियल में जाएंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ऑर्डर आने का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले जो है आप बुलडोजर लेकर के पहुंच ही नहीं जाते हैं, बुलडोजर से हटा देते हैं मकानों को। आप सोचिए व्यक्ति किस तरीके से मकान बनाता है। अगर गलती है किसी की, मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, कोई ना कोई आरोपी जरूर होगा, लेकिन उस आरोप की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? गलती मान लिया, कल को गलती मैं करता हूं तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पीछे जो पूरा परिवार है उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए? एक परिवार में 10 लोग हैं, अगर किसी एक व्यक्ति ने क्राइम किया है, जघन्य क्राइम किया है, मैं तो कह रहा हूं उसको खड़े होकर के गोली मारे, लेकिन बुलडोजर से बाकी 9 लोगों की सर की छत छीनने का किसको अधिकार दे दिया? किसने अधिकार दे दिया? यही समझ में नहीं आता है। रही बात इनकाउंटर पर, मैंने पहले कहा ना ठोको नीति चल रही है। इस ठोको नीति में राजीव जी, अफसोस की बात यह है इस 234 में पीडीए के लोगों के फर्जी इनकाउंटर बहुत शामिल है। फर्जी इनकाउंटर सरकार ने कई बार, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को फटकार लगाई है कि आप ये इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर बंद करिए। एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का राजीव जी ने तो दिया है ये डाटा, ये तो सरकार ही दिया है, वो तो सरकार
सरकार के लोग हैं भाई, वो तो डीजीपी बनाए गए हैं, और कैसे बनाए गए हैं पूरा प्रदेश जान रहा है। ये स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रहे थे, बहुत दिनों बाद इन्होंने स्थायी डीजीपी दिया है, वो भी 6 महीने के लिए किया है। फिर से संविदा पर डीजीपी देंगे। बताइए, प्रदेश के अंदर डीजीपी जैसा पद जो है संविदा पर दिया जा रहा है, डीजीपी जैसा पद संविदा पर दिया जा रहा है, 6 नौकरी कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो फर्जी इनकाउंटर की एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि फर्जी इनकाउंटर की संख्या पिछले 7 सालों में बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। Right, let me go across to our dear friend Mr. आसिफ फारूकी। आसिफ फारूकी साहब, जब आप बोलते हैं कि जैसे प्रियंका गांधी है, वो बोलती हैं कि हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए इजराइल के खिलाफ, और अभी अभी आज पवन खेरा साहब की भी स्टेटमेंट आई है विद रिगार्ड टू ईरान कि मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, जबान नहीं खोल रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। गाजा की बात तो छोड़िए, ईरान के ऊपर भी कोई जबान नहीं खोल रहे। सर, आई डोंट रिमेंबर एनीबडी सेइंग एनीथिंग विद रिगार्ड टू दी either the first Iraq war or the second Iraq war. We have been more or less neutral, except for the fact that Priyanka Gandhi ji has quoted Atal Bihari Vajpayee. She said, even Vajpayee ji said कि फिलिस्तीनियों को उनका देश मिलना चाहिए। ये अटल जी के भी शब्द थे। तो सर, आज आपको क्या लग रहा है कि why is this present government remaining neutral? जयशंकर साहब का कहना है कि हम वो करेंगे जो भारत के हित में हो, हम वो नहीं करेंगे जो बाकी दुनिया चाहती है कि हम लोग करें। क्यों करें भाई? अगर भारत के हित में है तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो वी विल रिमेन न्यूट्रल। अब आप बताएं सर, फारूकी साहब प्लीज। सर, इनकी सारी फॉरेन पॉलिसी तो छोड़िए, इन बीजेपी गवर्नमेंट की और मोदी जी की सारी पॉलिसी फेल हो चुकी है। ये अपने आप को ट्रम्प से ऊंचा समझने लगे थे। एक वक्त में ये पूरे देशों का मिलन करवा रहे थे और अपने इंटरनेशनल लेवल की डील करवा रहे थे, लेकिन एक ये मामला पड़ा है तो इसमें इनकी सारी बोलती बंद है। मुझको इससे मतलब नहीं है कि दुनिया के हर मुल्क जो है खामोश है। मुझको ये है कि इससे पहले जो भी नीति रहती थी इंडिया गवर्नमेंट की, आप उसमें देखिए बहुत क्लियरिटी रहती थी, और हमेशा इंडिया ने दुखी, परेशान हाल, जो मज़लूम थे, उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को आगे किया था। उसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं थी। और हमेशा बड़े भाई, बड़े बहन और बीच बचाव वाले मुल्क की तरह इन्होंने हमेशा आगे बढ़ के कदम बढ़ाया था, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी ताकत का अंदाज़ा पूरे वर्ल्ड ग्लोब को हो गया था कि इंडिया अपना एक मकाम बनाया था जिसमें इसकी बड़ी रिस्पेक्ट हुई थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, उस ज़माने में देखिए फ़लस्तीन को हमने एक अलग देश माना था। यासर अरफात अपने रोए थे जब इंदिरा जी का देहांत हुआ था, और जैसा हादसा हुआ था उन्होंने कहा मेरी बहन चली गई। तो इस किस्म के पॉलिसीज़ थी। और पिछले दिनों जिस तरीके से ट्रंप ने एड्रेस किया मोदी जी को, उसमें मोदी जी ने अगर पिछले वाक़यात को नहीं याद किया होता और अपनी हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज़ थी पिछले हुकूमतों की, और जिस वक़ार से और जिस संयम के साथ और जिस मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा करता था हिंदुस्तान, अगर उसको याद नहीं किया होता तो मेरे ख़्याल से जिस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और उसका हेड ऑफ चीफ जो है, हेड ऑफ आर्मी बेइज्जत हुआ है और पाकिस्तान मुल्क बेइज्जत हुआ, उसी तरीके से खुदा न खास्ता हमारा देश भी बेइज्जत हो गया था। मोदी जी को उसने दावत दिया था कि वो वापसी में वाशिंगटन होते हुए जाएं, तो मेरे ख्याल से वो वहीं आसिम को बिठा के वो लंच करता और सर, वो तो मानना पड़ेगा ना सर आपको, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया ना। पहले हेड ऑफ स्टेट है दुनिया में किसी के भी, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आज तक कभी। सर पूरी बात तो सुन ले, ट्रंप साहब का इनविटेशन किसी ने ठुकराया नहीं है, मोदी पहला आदमी है जिसने किया है। रही है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी को बड़ा नहीं माना, दोस्त माना। मोदी जी ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया और पिछली बात को याद किया। मेरे ख्याल से माशाल्लाह, चलो आपने मोदी जी को कहीं तो अप्रिशिएट किया। मेहनत और काविश थी। सर बीजेपी जा रहे हैं क्या? सर बीजेपी का रास्ता खोल रहे हैं क्या? मेरा फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, मेरा दोस्त है, उस चक्कर में अगर चले गए होते
तो थू हो जाती But that was was a a great- mistake. greatest One moment. second, sir, but Yes. that was a mistake. I must say this over here. Let me tell you this, Asif Faruqi sahab, irrespective of whether or not my friends in the BJP like it, वो जो सारा का सारा जो था ना इस बार ट्रम्प सरकार वगैरह वगैरह, that was a major mistake. It should never have happened. Let's be very Thank you, clear. sir. Thank you. India, Appreciate it. sir, India cannot support any candidate against any other candidate in any election in any other country. Let's be very, very clear. That should not have happened. I don't know who advised the Prime Minister at that time. God only knows. सर इतनी Pradeep ji. छोटी Yeah. हरकत की है कि हम लोगों को उसका बड़ा But this खमियाजा thing must भुगतना- appreciate. आसिफ फारूकी सर, साहब, ये आप appreciate करिए। मोदी जी के खूब विरोध करो, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टोटल रिपोर्ट बना दिया मोदी जी के परियोजना 340 परियोजना, जो एक वर्ल्ड शैटरिंग एक्सपीरियंस है पूरे दुनिया के हिसाब से। उन्होंने वर्ल्ड किया है कि योजना किस प्रकार इस देश को आगे उठा के लेके जा रहा है। उन्होंने कहा ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी 340 योजना, 17 लाख करोड़ एंड टोटली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इतना एक रिपोर्ट बनाना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोई प्रधानमंत्री के योजनाओं के बारे में, डोंट यू अप्रिशिएट दैट फारूकी साहब? हमेशा आप सर तो देखिए सर, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं ऑक्सफोर्ड वाले। उन्होंने इनकी योजनाओं की गिनती बना के किया, कितना फायदा हुआ वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर के पास एक से एक योजनाएं हैं, उसका बेनिफिट वो नहीं बताया कि इससे बड़े फायदे पहुंचे हैं। और आप वहाँ पे तो देख लीजिए कि आज हमारा काला पैसा, काला धन जो बैंकों में वहाँ पड़ा हुआ है, ट्रिपल हो गया है। आपने सुना होगा कि स्विस बैंक का जो पैसा है, तो ये सूट बूट वाली सरकार है। ये भी तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ का महंगाई बढ़ते चली जा रही है, इनकी इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं, उसकी तारीफ की है। लेकिन उस योजनाओं पे अमल नहीं हो रहा है, ये टोटल फेलियर है। महंगाई बढ़ते जा रही है, 15 लाख बैंक अकाउंट में आने थे, नहीं आ रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से सारे देश में अफरा तफरी फैली हुई है। ये सब आप देख ही नहीं रहे क्या सर? ये आपका आलोचना है, कांग्रेस का आलोचना है। वो कह रहे हैं कि ये लोगों का भलाई के लिए मोदी जी ने सक्सेसफुल स्कीम्स इंप्लीमेंट किए, मगर फारूकी साहब आपका कहना है कि नल है मगर जल नहीं है, ये आपका कहना है। बोलो शौचालय है पानी नहीं है, ये आपका कहना। मींस आप हाईलाइट भी कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं सर। इस वक्त सबसे ज्यादा जो नौकरियों की कमी हुई है, नौजवान बेनौकरी के पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा एवरेज इस गवर्नमेंट भी है। तो आप कैसे ये बात करेंगे? महंगाई सबसे ज्यादा है, आप कैसे इसकी तारीफ करेंगे सर? हम तो इससे पहले आके जो अच्छे काम करते हैं हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं कि आज स्विस बैंक के अंदर 3 गुना पैसा, इन्होंने पैसे लाने की बात कही थी, 3 गुना कहां से पैसा लाएंगे वहाँ सर? पे Is it possible, you इंडियंस think? का वहाँ जमा हो गया है। Sir, it is ये not कौन possible. पैसा देता है? क्या ये गरीब बेचारों का स्विस बैंक में पैसा जमा होता है? ये सेठ सर, लोग गरीबों से हैं, लूटा हुआ अमीर पैसा है, लोग सर। हैं जिनके है गरीबों का ही मोदी पैसा। जी दोस्त है, वो पैसे जमा कर रहे हैं। जी। तो ये पैसे उन्हीं का काम वो कर रहे हैं, बड़े लोग, सेठ लोगों का। जी। सर आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि एज फार एज ऑक्सफोर्ड इज कंसर्न, सॉरी प्रदीप जी, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे हार्वर्ड नहीं चाहिए, मुझे हार्ड वर्क चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और ऑक्सफोर्ड के भी बारे में उनके कुछ ऐसे ही विचार थे। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बाय द वे, दिस रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय 2 इंडियन स्कॉलर्स वर्किंग इन ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। जो आप बोल रहे हैं ना, अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़े, जो आप बोल रहे हैं ना आसिफ फारूकी साहब, कि नल है पर जल नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे जल आया है, बहुत जगह पे नहीं आया। बट एक चीज है, दी डायरेक्शन ऑफ द रिपोर्ट इज इंडिया इज प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि ये 340 स्कीम्स जो हैं, योजनाएं जो हैं, अगर इनको अच्छी तरीके से अमल कर दिया गया, उनका ये कहना है अगर ये 40 से 50% भी अमल में ला दी गई तो भारत की कायाकल्प हो जाएगी। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। सो यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, यू आर नॉट कंप्लीटली राइट आइदर। क्या है कि सर, रास्ता बनने में, हर चीज बनने में टाइम लगता है ना। लेट मी गो क्रॉस टू सुनाने साहब। सुनाने साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बोथ प्रदीप जी एंड आई एम श्योर प्रजापति साहब एंड मिस्टर फारूकी ऑल्सो विल एग्री विद मी, कि मोदी जी ने जो इनकार किया, जो बड़े प्यार से उन्होंने कह दिया ट्रम्प साहब को थैंक यू बट नो थैंक यू, कि साहब आपके व्हाइट हाउस के इनविटेशन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्रोएशिया जाना है, बिकॉज हिज प्लान वाज ऑलरेडी देयर। और उनको साथ में एडवाइस भी कर दिया होगा हमारे
जितने भी लोग हैं हमारे कि भैया वहां पे तो वो बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, द न्यूली अनॉइंटेड एंड प्रोमोटेड फील्ड मार्शल मोदी. आई थिंक ट्रम्प साहब वांटेड मिस्टर आसिम मुनीर ऑन वन साइड एंड मोदी साहब ऑन वन साइड. मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीर, तो इसलिए अगर आपने देखा हो कि आसिम मुनीर और ट्रम्प साहब की अभी तक तस्वीर भी नहीं आई है, वो लंच क्या था यार किसी को मालूम ही नहीं है. इसलिए बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी जो ट्रम्प कंपनी की, जो ट्रम्प फैमिली की कंपनी है, उसका इंचार्ज बना दिया उसको, आसिम मुनीर को, और उसको यह कहा गया है कि हर साल के तुमको $500 मिलियन देने हैं ट्रम्प फैमिली को. अरे सर, वो ये कहा गया पाकिस्तान है. को बेच के चला जाएगा, उधर सेटल हो जाएगा. 100% ये सब पाकिस्तान का पुराना खेल है सर. Sir, I ये agree with बेईमान you. लोग हैं सर. I इनका agree with कोई you. ईमान धर्म नहीं है. Sir, I ये agree अपने with आप को बेच के वहां जाके सेटल हो जाएगा, ट्रम्प की गोद में बैठा सर. रहेगा. फैमिली इज ऑलरेडी सेटल्ड देयर. आपको मालूम नहीं है क्या? द फैमिली इज ऑलरेडी सेटल्ड देयर इन नॉटिंग हिल. हाँ तो बस सर, आप Family is already settled कहाँ there. आप इन लोग की बात करते हैं सर, पाकिस्तानियों की जो मारी गोली. खैर in any ये event, पा- let me ये go across मोदी to जी, Sir. मोदी जी को खाम ख्याली थी, जाके वहाँ खिचड़ी और बिरयानी खा के आके चले सर. गए थे. हम लोग सब इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं सर. जी, जी. मोदी जी का काम है ये सब करना. और So ये let सब me go across चीजें- to सुनामने. आपकी इजाजत हो तो मैं चले जाऊं सर सुनामने साहब के साथ. आपके पास फिर वापस आता हूं. सुनामने साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं. आई पर्सनली एम वेरी वेरी हैप्पी दैट मिस्टर मोदी refused an invitation to lunch from the most powerful man in the entire world. So they say. आज तक तो किसी ने किया नहीं, मैंने तो सुना नहीं कभी. किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने कहा हो, किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने किसी यूएस प्रेसिडेंट को कहा हो, भैया मैं नहीं मिल सकता तेरे से. अब आप बोलें सर प्लीज. राजीव जी, मैं तकरीबन पिछले 8-10 साल से अपने मोदी साहब की जो परराष्ट्र नीति जो देख रहा हूँ जी, उसको लेकर मैं, भले हमारी पार्टी उनके समर्थन में रही, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट थिंकर्स और जिसकी जो मेरे विचार रखते हैं, तो उसमें मुझे एक ताल्लुक होती है कि भाई जो भी इनके एडवाइजरी में है मोदी साहब के, वो उनको किस तरह की सलाह दे रहे हैं. ये पहला मामला मेरे पास आता है, क्योंकि मोदी साहब के अपने खुद के कुछ लिमिटेशन है. मोदी साहब खुद एज भले देश के पंतप्रधान हो, तो अपने मन से तो कोई निर्णय नहीं लेंगे ना. नहीं कर सकते. देखो कि रशिया और यूक्रेन के बारे में भी जो बात हुई, उस दौरान भी भारत की जो छवि थी इंटरनेशनल लेवल की. Can I interrupt you, Sonamne साहब? Can I interrupt you for just a second? हाँ बोलिए. I have some very good news. As you know, you are also from Maharashtra. Asif Faruqi साहब is also from Mumbai. प्रजापति साहब पता नहीं क्रिकेट फॉलो करते कि नहीं करते. KL Rahul has just scored a century, sir. So congratulations. 106. India is 253 for 3 with a lead of 259 runs in the second innings. चल आगे बोलिए सर. सुनामने साहब बोलिए प्लीज. तो मेरा क्या कहना है कि ये देश के IAS अधिकारी और वो जो उनकी परराष्ट्र नीति के जो मंत्रालय में जी ये अधिकारी है, वो मोदी साहब को सही तरह से बताते क्यों नहीं फैक्ट. एक बात. दूसरी बात, आप देखोगे कि रशिया और यूक्रेन का जब मामला चल रहा था, अभी भी चल रहा है. पड़ोसी सारे देश जो थे, उन्होंने एक भूमिका लेकर एक तरीके से अपना एक स्टैंड लिया. उस दौरान शुरुआत में मोदी साहब ने, हम लोग किसी भी तरह से इसमें जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिसाब से अलिप्ततावाद की भूमिका लगाई, उसका शंका घोष किया. फिर बाद में देखा कि अपने पड़ोसियों के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी परराष्ट्र नीति चल रही है कि चाइना से पंगा ले लो, पाकिस्तान से पंगा ले लो, नेपाल से ले लो, श्रीलंका भी अपने साथ में नहीं है, आजू बाजू के लोग भी नहीं है. अभी तो बात ऐसी आ गई है कि जैसे अभी समझो इजराइल और अमेरिका जिस तरह बात कर रही पैलेस्टाइन और गाजा को लेकर. तो मेरा क्या कहना है कि एज ए देश करके अपनी भूमिका मोदी साहब ने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, और वो अभी तक रख नहीं रहे. अभी भी वो अलिप्ततावाद की इधर जा रहे, जबकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है कि जब अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा था, तब ईरान अकेला कंट्री था कि पीवी नरसिंह राव जी पंतप्रधान थे, उन्होंने बीमार अपने संरक्षण मंत्री को स्पेशल चार्टर प्लेन से ईरान भेजा था, और ईरान भेजकर वहां पे उनको बात कही गई थी. और उसको कहने के बाद में जो ऑल इंडिया मुस्लिम कंट्रीज है, उनका जो एक संगठन है, उसमें ईरान ने भारत की बात, जबकि वो पाकिस्तान का भी दोस्त है और भारत का भी दोस्त है, तो भारत की बाजू लेकर उस दौरान उन्होंने भारत के ऊपर जो अमेरिका सैंक्शन लगाने जा रही थी, उसको रोका गया था. तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर. आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त है, बट द प्रॉब्लम इज सिचुएशन इज इवॉल्व्ड, इट इज चेंज्ड.
या मैं आप तीनों से ये बात पूछता हूं सर, बड़ी बड़ी, और उसके बाद मैं किसी और बात पर डिस्कस करूंगा। प्रजापति साहब के का वो सब्जेक्ट है, पहले मुझे खत्म कर लीजिए सर। एक सेकंड, बस एक सेकंड सर, आप मुझे ये बताइए, अभी अभी जो आपने बोला ना भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगने वाली थी वगैरह वगैरह वगैरह, सर आप मुझे ये बताइए, ईरान इज ए सॉवरेन कंट्री, राइट? इट्स ए सॉवरेन नेशन ना, हाँ, अलग से देश है, हमारा दोस्त है सर। चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं ईरान में, ऐसी क्या बात है? सर आप मुझे ये बताइए, ये कौन तय करेगा कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, किसके पास नहीं होने चाहिए? अमेरिका इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एक्चुअली यूज्ड न्यूक्लियर वेपन्स। जापान के खिलाफ अमेरिका ने यूज किए हैं। तो अगर अमेरिका के पास हो सकते हैं, इजराइल के पास हो सकते हैं, यूके के पास हो सकते हैं, फ्रांस के पास हो सकते हैं, चाइना के पास हो सकते हैं, रशिया के पास हो सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के पास हो सकते हैं, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बताइए। ये जो पहले भारत ने भी जब न्यूक्लियर टेस्ट की थी तभी भी अमेरिका ने ऐसे ही धमका दिया था, धमकाया था भारत को कि तुम अगर न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। लगाए भी थे। एक तरीके से ये जो ट्रम्प यानी पूरी वर्ल्ड का जो नेता बनने जा रहा है, तो उसको लेकर किसी ने तरह से बात होनी चाहिए। हमारे बेरोजगार लोगों को वहां से डिपोर्ट करता है तो उनके हाथ में बेड़ी, हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां लगा के, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पंतप्रधान को इस बारे में स्टैंड लेना चाहिए जी। But you know, Eknath Shinde ji is totally with Prime Minister Modi. Sonawade साहब, make in India. No, I'm just coming back to the question. पंतप्रधान जी के जो अच्छे काम है, हम लोग उसके साथ में तो रहेंगे ना, लेकिन बात ऐसी है कि जब देश का मामला आता है तो देश मतलब मोदी नहीं है ना, देश मतलब देश की जनता है, और देश की जनता देश को लेकर चलाती है, देश मतलब मोदी नहीं है। सोनावड़े साहब, एक पॉइंट यह है कि मेक इन इंडिया में एकनाथ शिंदे ने टोटली सपोर्ट किया। मेक इन इंडिया इज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। मगर फारूकी साहब और प्रजापति साहब जो कह रहे हैं मेक इन इंडिया मनी आउट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया मनी आउट ऑफ इंडिया, स्विस बैंक में ट्रिपल हो गए इंडियन मनी, तो ये चिंता का विषय है। बिकॉज आप ये सरकार इसलिए आया था काले धन को वापस लेके आएंगे, मगर काले धन जो स्विस बैंक में पहले से 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना। तो ये क्या स्कीम है मेक इन इंडिया मनी आउट ऑफ इंडिया, व्हाई? एक हाउ डू यू सी दैट सोनावड़े साहब? यू आल्सो वेरी गुड एनालाइजर, पॉलिटिकल एनालाइज अच्छा करते हो आप। मेन बात ऐसी है कि इसके कोई ऑफिशियली आंकड़े कहां पे आए हुए हैं, कहीं पर भी ऐसी दिखते नहीं है। लोगों ने लगाई हुई एक आंकड़े आका हुआ है। और रही बात हमारे शिंदे साहब जी की, तो शिंदे साहब ने मोदी साहब को जो पूरा समर्थन दिया है वो देश के विकास के पॉजिटिव कारण दिया है ना। कोई भी पार्टी समर्थन देती है तो देश के विकास को लेकर पॉजिटिव काम में देती है, कोई गलत देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए तो कोई पार्टी समर्थन नहीं देगी ना। सर, बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। बट चिंता का विषय है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चिंता का विषय है कि नहीं कि ट्रिपल मनी आउट ऑफ इंडिया इन स्विस बैंक अकाउंट, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। स्विस बैंक सेज दैट इंडियन मनी हैज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इन आवर अकाउंट्स, सो दैट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। बोलिए बोलिए सर। चिंता का विषय तो डेफिनेटली है ना, हर एक देशवासियों के लिए चिंता का विषय। But has the Swiss bank published it? Yes, it's also official. Oh, okay. And they say It's official. तो सोनावड़े साहब चिंता का विषय है कि नहीं? Indian money has tripled. Tripled. Wow. चिंता का विषय तो है ना, चिंता का विषय क्यों नहीं सर? चिंता का विषय जब मैं भारतीय हूं और भारत के हित के खिलाफ कोई चीज जा रही है तो वो देश का मसला है, तो चिंता का विषय तो है ना। जैसे मैंने कहा, बोलिए सर कि मोदी जी गलत है, बोलिए ना सर, तब भी बोलना चाहिए था। बोलिए नेशन डाउन पे अमेरिका ने बोलिए हमारे मोदी जी लोगों को गलत है, डिपोर्ट किया और उनकी पॉलिसी गलत है, बोलिए सर, Sir, बोलिए फिर खुल के बोलिए ना सर। ये मैंने बोल बोला ना, और क्या चाहिए? आप क्या बोल सुनना चाहते हो? मैंने खुले रूप से बात कही ना। लेकिन सोनावड़े साहब, जो अभी प्रदीप जी ने कहा और जो अभी फारूकी साहब ने आपको इंटरप्ट किया और बीच में जो बात कही, प्रजापति साहब बड़े आराम से बोलेंगे, मालूम है मुझे, वो सोच रहे हैं कुछ। सर, तो आप ये बताइए, यू आर पार्ट ऑफ द अलायंस ओवर हियर इन महाराष्ट्र, एंड और शिंदे साहब जितना सपोर्ट करते हैं मोदी जी को और मोदी जी जितना शिंदे साहब को सपोर्ट करते हैं, कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि मोदी जी शिंदे साहब को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फडणवीस साहब को कम करते हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो दिखता है।
एकनाथ शिंदे साहब ये महाराष्ट्र की उभरती हुई राजनीति का नया चेहरा है, नई राजनीति का। सर मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूं, आप मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जैसा प्रदीप जी ने कहा कि इट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द स्विस बैंक्स कि इंडियन मनी हैज ट्रिपल्ड ओवर देयर, बट नाउ जो स्विस बैंक का चार्टर है, जो एक सीक्रेसी हुआ करती थी, अब वो नहीं है। इफ वी आर एबल टू प्रूव और टेल द स्विस बैंक्स और द स्विस गवर्नमेंट भाई ये भारत का पैसा है, ये ब्लैक मनी है, दे विल बी फोर्स्ड टू रिवील टू अस। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री या हमारे जो लोग हैं यहां से मोदी सरकार में, वो ऐसा एक क्वेरी वहां पर भेजते क्यों नहीं है कि आप हमें डिटेल्स दीजिए, आपने कहा कि ट्रिपल हुआ है, डिटेल दीजिए किसका पैसा कहां पर है, बिकॉज दिस इज इंडियन मनी, ये भारत का पैसा जो चोरी से वहां लेके गया हुआ है। तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? सुरामने साहब आप बताएं, आपको क्या सही लगता बात है ये। यानी मैं हमारे पार्टी में बोलूंगा कि हमारे साहब को बताऊंगा, एकनाथ शिंदे साहब को, जी मोदी साहब को बोलिए इस तरह का आप ब्लैक मनी के खिलाफ आपने बहुत कैंपेन चलाया था, जी, अगर वो वापस आना चाहिए हो गया है सर, वापस आना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि उस पैसे को किस तरह से टैकल करना है, और जी। अगर हम जो ऑफिशियली आंकड़े अगर उसको बाहर आ गए हैं तो ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है राजीव जी। Sir, it has, but it can come back because it's official now. Which is the reason why, as all of you must be knowing, people are going to the Isle of Man. People are putting their money in Panama. And now Pakistan. And now Pakistan, of course. Cryptocurrency. In cryptocurrency. जो ट्रम्प साहब ने क्रिप्टो करेंसी का धंधा शुरू किया ना पाकिस्तान में, शायद आप तीनों लोगों को मालूम नहीं है, या मालूम है तो आप बोल नहीं रहे। फारूकी साहब को तो मालूम होगा, फारूकी साहब तो बॉम्बे के हैं, और सुरामने साहब आपको भी मालूम होगा, प्रजापति साहब को मैं बता दूं सर, आपको मालूम है which is the favorite mode of payment for all the drug dealers in the world? Cryptocurrency. Cryptocurrency सर, और पाकिस्तान इज द ड्रग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रम्प फैमिली ने, वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी ने अपॉर्चुनिटी देखी, यहाँ पे धंधा हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है आजकल अफगानिस्तान से नहीं आते, उधर कोलंबिया से नहीं आते, पेरू से नहीं आते, सब पाकिस्तान से आते हैं सर। सो कैन यू बिलीव इट, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज investing in, let me put it very very frankly, in the drug trade। सीधी बात है सर, वहां पर वो हो रहा है। आप मुझे ये बताइए प्रदीप जी, एक मिनट के लिए मैं बात करूं सर, 1 मिनट क्या, आप 2 मिनट लीजिए सर, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, हम लोग पाकिस्तान को देश कहते हैं ना, तो मेरा जो अध्ययन अभी तक का जो आ रहा है, तो पाकिस्तान एक देश नहीं है, मुझे लगता है कैपिटलिस्ट कंट्री का जो भी गार्बेज है वो डंप करने का एक डंपिंग ग्राउंड है, और इसके लिए ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिकन वगैरह जो है, वो उनको बूस्टअप करती रहती है, उनको एक, जैसे चाइना भी है उनसे हाथ मिलाने के लिए रहता है। पाकिस्तान अगर भारत अटैक करता है तो उधर से ट्रम्प बोलता है कि मैंने रुकवाया। भाई ट्रम्प का क्या लेना देना हमारे देश के साथ में? वी आर द इंडिपेंडेंट कंट्री, you may maybe the big country, but we are not the small country. That's we are right. having our potentials and we can develop in ourselves. So it is not, you can't dictate the सर ऐसा है सोनामने साहब, प्रजापति साहब और फारूकी साहब, जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा, भारत के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। अभी आसिफ फारूकी साहब ने बोला ना, और प्रजापति साहब ने बोला कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था, सर आगे कोई भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपको आगे, राहुल गांधी जी भी आज प्रधानमंत्री बन जाए ना सर, मैं आपको बोल रहा हूं, दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर, भारत के लोग जो हैं उनका जो पोटेंशियल है अब रिलीज हो गया है सर। अब भारत को वो क्या है कि वो जो जिन्न जो है ना बोतल से बाहर निकल आया। अभी वी आर जस्ट अ 4.87 ट्रिलियन इकोनॉमी राइट नाउ। सर मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो, राहुल गांधी जी की सरकार हो, एकनाथ शिंदे जी अगर अगले दिन प्रधानमंत्री बन जाएं, हमारे स्टालिन साहब प्रधानमंत्री बन जाएं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएं, हमारे अखिलेश यादव जी, बाय द वे अखिलेश यादव विल मेक अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, बाय द वे, that's my opinion about him. That man, oh God, he is brilliant. Let me tell you this, कभी आप उनके साथ बैठ करके देखिए, he is fantastic. सर भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत का जो ग्रोथ रेट होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, इट विल गो अप टू 9%, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हो, भारत का ग्रोथ रेट अब 9% होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। नाउ लेट मी गो अक्रॉस टू प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं,
अखिलेश यादव जी जो है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस पॉलिटिक्स। जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो एक एक निर्णय लेते हैं, बाप रे बाप, आई हैव सीन हिम सर। जो जो उन्होंने सीखा है, और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, फारूकी साहब सुनने वाली बात है, मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वही पॉलिसी वो फॉलो करें जो मुलायम सिंह यादव जी फॉलो कर रहे थे। और उसके पीछे उनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, वेरी सिंपल। जो गांधी जी एक्सप्लेनेशन दिया करते थे ना, अखिलेश यादव, बाय द वे, आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू नो, ही स्टडीज गांधी and he reads something or the other to do with Gandhi every day. गांधी जी की My Experiments with Truth is by the way अखिलेश यादव जी फेवरेट बुक। ये मैं आपको अभी खबर दे रहा हूं। जो गांधी जी कहा करते थे ना कि एक हफ्ता पहले बापू आपने तो कुछ और बोला था, आज आप कुछ और बोल रहे हो, कहता भाई बिकॉज आई हैव लर्न्ड समथिंग न्यू। तो सर आप ये बताएं प्रजापति साहब, अखिलेश यादव जी जो हैं, ही इज द मोस्ट ब्यूटिफुली इवॉल्विंग पॉलिटिशियन इन द कंट्री दैट आई हैव सीन। ही इज फैंटास्टिक। लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं सर, और अंडर द रेडार जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया ना पिछले लोकसभा इलेक्शन में, लोगों को समझ में अभी तक आया नहीं है प्रजापति साहब, जो अखिलेश यादव जी ने किया है बीजेपी के साथ। बीजेपी का जो जगरनॉट था ना, जो बीजेपी का रथ था, वो रोक दिया है अखिलेश यादव ने। अगर बाकी लोग भी उनके बताए हुए मार्ग पे चलते तो ना जाने और क्या क्या हो जाता। अब प्रजापति साहब आप बोलें अखिलेश यादव जी के बारे में प्लीज। जी शुक्रिया राजीव जी, अखिलेश यादव जी की आज इतनी चर्चा करने के लिए आपसे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय नेताजी, जब वो मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ था इस देश के अंदर जी, उस समय पिछड़ों की राजनीति बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और जिस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जिन्हें बाद में विरोध भी बहुत झेलना पड़ा था सवर्ण कास्ट द्वारा, जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, उस समय पूरे देश के अंदर 2 पिछड़े नेता थे, और 28 प्रदेशों में मात्र 2 प्रदेश थे, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश, जहां पर पिछड़े मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केवल 2 प्रदेश ऐसे थे, और बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, और उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार और बिहार के अंदर पहली बार पिछड़ों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी। वहीं से वो राजनीति स्टार्ट हुई, और वो राजनीति पर काम करने का काम आगे किया मान्यवर कांशीराम जी ने, और कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने दोनों ने मिल करके उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया कर दिया और कांग्रेस का भी सफाया कर दिया। और ना कांग्रेस तो कभी लौट के आई ही नहीं उसके बाद जी, उसके बाद कभी नहीं है। आखिरी कांग्रेस के सीएम शायद नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं आई। जी हाँ, करेक्ट। क्या उसका कारण है कि आज हमारे साथी जरूर हैं, लेकिन वही बात है, जो मैं बात कह दूंगा तो इन्हें भी बुरी लग जाएगी। सर बोल दीजिए सर, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। कांग्रेस ने भी कभी पिछड़ों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, अब देना शुरू कर दिया सर। अब तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ राहुल गांधी को, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कई बार अप्रिशिएट कर चुका हूँ कि आज अगर अति पिछड़ों मोस्ट बैकवर्ड की अगर सबसे ज्यादा बात करने वाला कोई नेता है देश के अंदर तो राहुल गांधी। करेक्ट अप्रिशिएट कर चुका हूँ। लेकिन पहले की बता रहा हूँ कि जब सत्ता में थे, सवाब पर थे, तो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्हें भी मैं संज्ञान में दिला दूं कि जब आज तक एक व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा कांग्रेस पार्टी में प्रजापति समाज। नहीं अफसोस होगा फारूकी जी, आपको बहुत अफसोस होगा, कभी इस चीज को रखिएगा आपने। एक व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा प्रजापति समाज के पूरे भारत के अंदर, और विधायकों के टिकट नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक नहीं बनाया आपने, कांग्रेस ने भी एक विधायक नहीं बनाया आपने, एक भी विधायक। सर बहुत गलतियां हुई कांग्रेस। सर अभी की बात कर लें, कांग्रेस की बात छोड़ देना सर, जाने क्या है। प्रजापति साहब अखिलेश यादव जी की बात करें ना सर, प्लीज।
मैं अखिलेश जी पे ही आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि सामाजिक न्याय को करना शुरू किया माननीय नेताजी ने, और उस नेताजी के जो बढ़ाए हुए फार्मूले को है कांसी राम जी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 8 बार, कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह जी, कभी नेताजी, और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन भाजपा आई, झूठ लेकर के आई, फरेब लेकर के आई, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि 15 लाख रुपए आएंगे स्विस बैंक में, पैसा 3 गुना हो चुका है, अब तो 15 या 45 लाख आ जाएंगे। इसका मतलब हर व्यक्ति के खाते में 50 लाख आ जाएंगे। बट योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश को उन्होंने स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे वाला स्टेट बना दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। अभी गोरखपुर लाइन का जिस प्रकार से लिंक रोड का इनका उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे स्टेट बन गए, सब जगह एक्सप्रेसवे है, ये बीजेपी का करना है। और उससे पहले अखिलेश यादव जी दाऊद के साथ मिलकर मुंबई, आजमगढ़ के नौजवानों को बदनाम किया, पूरे आजमगढ़ को बदनाम किया, दाऊद के साथ मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटी। आज योगी जी कह रहे कि उन्होंने वार्निंग दिया, कोई क्रिमिनल्स, कोई माफिया ठेके पट्टी पर नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार का प्रदीप जी उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर पहला एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया। उसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी की एक बहुत प्रतीक्षित योजना थी, बहुत शानदार योजना थी। वो योजना ये थी कि जिलों से जोड़ो 4 लेन योजना। उन्होंने कई जिलों को दूसरे जिले से, जैसे हमारे ही बदायूं को बरेली से जोड़ने का काम किया, बदायूं से कासगंज को जोड़ने का काम किया, एटा से मैनपुरी को जोड़ने का काम किया, इटावा से मैनपुरी जोड़ने का काम किया, मैनपुरी से कन्नौज को जोड़ने का काम किया, रामपुर से मुरादाबाद को जोड़ने का काम किया। बहुत सारे जिलों को आपस में 4 लेन के माध्यम से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रजापति जी, आप एक चीज भूल गए, जितने भी 10वीं जमात के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको लैपटॉप भी दिए गए, वो भूल गए आप क्या? अखिलेश यादव जी के वक्त दाऊद के कलंक को कैसे मिटाओगे? दाऊद के साथ आजमगढ़ भी बदनाम है, बोले कि आजमगढ़ के नौजवानों को। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी, मैंने पहले कहा ना, उन्हें लैपटॉप से मतलब नहीं है, शिक्षित ही नहीं है, अब पता नहीं ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट। और आजकल ग्रेजुएट का क्या महत्व है ये आप लोग समझ सकते हैं। एक प्राइवेट ग्रेजुएट ऐसे कर लिया जाता है। मैंने कई बार इस चीज़ को कहा भी है कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग कैसे कर लेते हैं। एक गैस पेपर चलता है, गैस पेपर, उस गैस पेपर को एक रात पहले लेते हैं और इसे खोलते हैं, को पेपर दे करके चले जाते हैं। तो ऐसे भी शायद हो सकता है। माननीय जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्या धन जैसी योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 रुपये मिलते थे इंटर के पास हमारी बहन के लिए। वो 30,000 रुपये से आगे की पढ़ाई भी कर सकती थी कोई हमारी बहन बेटी, या उसकी शादी हो सकती थी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को अगर लैपटॉप, समाजवादी लैपटॉप देने का काम और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये एक दे रहे हैं, वो कोई मोबाइल टैबलेट दे रहे हैं, वो टैबलेट चलता ही नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 महीने चलता है। आज भी गांव में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में जाकर तो के हार कैसे गए सर? आज भी लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी के। तो 2017 में हार कैसे गए सर? 2017 में आप हार कैसे गए? जीतना चाहिए था ना सर। वो दाऊद का कलंक भी थोड़ा समझाइए। आजमगढ़ जो बार बार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अर्लियर गवर्नमेंट वाज इन टच विद दाऊद, और आजमगढ़ के सब नौजवानों को बदनाम कर दिया है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कोई इसका आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा है सरकार के पास तो सार्वजनिक करे। मंचों से बोलने से कुछ नहीं होता है, मंचों से कुछ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है ना। मंचों से तो बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, पूर्व सांसद है दया शंकर सिंह, आपको
ब्रजभूषण शरण सिंह, आपको याद होगा पहलवान कितनी, हमारी देश की महिलाएं पहलवान कितने दिनों तक कहाँ बैठी रही थी, धरना प्रदर्शन पर बैठी रही थी। तो उनका लेकिन एक चीज तो है, ये बात तो ठीक है प्रजापति साहब, लेकिन एक चीज तो है जो प्रदीप जी आपसे बार बार पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भले माने या ना माने, फैक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपने स्कूल्स के बारे में बात करी, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कैंपेन एंड सोनावने साहब एंड फारूकी साहब वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस इन मुंबई, कि जो स्कूल का जो माफिया है वी गोना ब्रेक इट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि मतलब बच्चों से आप 50-50 हज़ार की फीस ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से सर, अखिलेश यादव जी ने इतने बढ़िया काम किए हैं, अदरवाइज ही इज अ वेरी 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 क्लेवर मैन। आप देखिए ना सर, इतने पढ़े लिखे हैं, मैं कहता हूं पढ़े लिखों का तो खैर काम नहीं होता पार्लियामेंट में, ज्यादा अकल का काम होता है। लेकिन सर ये आप बताएं सर, जैसे उत्तर प्रदेश से आप, फारूकी साहब उत्तर प्रदेश से हैं, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन आजमगढ़ से हूँ सर, मुझे मालूम है सर आप आजमगढ़ से हैं, तो यही योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं आजमगढ़ यूं ही बदनाम है। मैं जा रहा हूं उन्हीं के पास। तो लेकिन सर ऐसा है प्रजापति साहब कि ये जो एक ब्रांड है, ये जो एक क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी मतलब गैंगस्टर, समाजवादी पार्टी मतलब अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी मतलब अशरफ, समाजवादी पार्टी मतलब अंसारी, समाजवादी पार्टी मतलब शहाबुद्दीन। सर ये जो है, ये बार बार आपके खिलाफ लगता है, तो इसको आप खत्म कैसे करेंगे सर? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू, आप बताएं सर, प्रजापति साहब प्लीज। जी राजीव जी, समस्या यही है कि भारत की मीडिया कुछ भी दिखा सकती है, उसको दिखाने का, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया गया है समाजवादी का। जी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, शायद राजीव जी आपको पता हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष थे, विरोधी दल के नेता, विरोधी दल, तब उन्होंने एक सूची पढ़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय बंधुओं की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी भारत की मीडिया उस सूची पर बात नहीं करती। किसी पर 41 मुकदमे, किसी पर 31 मुकदमे, किसी पर 45 मुकदमे, किसी पर 100 मुकदमे, और उस सर उस पर कोई बात नहीं करेगा, हम बात करेंगे, मैं उसी पर, जवाब तो वही है ना कि आखिर मीडिया उस पर क्यों नहीं बात करती। हाँ ठीक है, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, वहां के लोग, आजमगढ़ के लोगों से जाकर के पूछिए, मऊ के लोगों को जाकर के पूछिए कितना उन्होंने, आज आजम खां जी, मोहम्मद आजम खां जी, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना करके क्या गलत किया बताइए? इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों को शिक्षा देने का काम किया। सर वो जबान से कड़वे हैं, जबान से कड़वे। बकरी चोरी जैसे मुकदमे लगा दिए उस पर, उन पर मुर्गी चोरी जैसे मुकदमे लगा दिए, किताब चोरी जैसे मुकदमे लगा दिए। वहां के एक एसएसपी थे, उन्होंने बुला के लोगों से मुकदमे लगवाई। पूरा प्रदेश जानता है। तो बताइए, क्या आजम खां जैसा व्यक्ति क्या मुर्गी चुराएंगे? क्या आजम खां जैसे व्यक्ति लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी प्रजापति साहब, हो सकता है कि सुनावने साहब को या बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों शायद उनको बुरा लगे, लेकिन आजम खान साहब, जब लास्ट टाइम कुंभ हुआ था, आजम खान साहब वॉज द हेड ऑफ दी कुंभ कमेटी, महाकुंभ कमेटी जो थी अखिलेश यादव के वक्त, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली मैनेज्ड कुंभ्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली मैनेज। सर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किसी को नहीं, तो ज्यादातर महाकुंभ में क्या होता है, जैसे इस बार भी हुआ, यहां से लोग हमारे पास आते हैं, भाई साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे, जरा फोन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उस वक्त प्रजापति साहब, जब मिस्टर आजम खान वॉज मैनेजिंग द एंटायर थिंग, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, आराम से हर एक को शाही स्नान भी हो गया, सब कुछ हो गया। और एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कुंभ के स्थल पे नहीं हुआ था। एक इंसिडेंट हुआ था, भगदड़ मची थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पे बची थी, कुंभ स्थल पे कुछ नहीं हुआ था। लेट्स बी वेरी क्लियर। जी अब आप बोलें सर, प्रजापति साहब, बिफोर आई गो टू फारूकी साहब, बोलिए सर। जी निश्चित रूप से इस बार तो इन्होंने वीआईपी कल्चर बना दिया था, वो कुंभ नहीं था, वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर, मोस्ट वीआईपी कल्चर बना दिया था। आम जनता त्रस्त थी, आम जनता 35 किलोमीटर पैदल चल रही थी, 30 किलोमीटर चल रही थी, कभी कभार तो लोग
3-3 दिनों तक लोगों ने जो है सरवाइव किया है, 3-3 दिनों तक जाम में फंसे रहे। और उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है सर। और उसके अंदर आगजनी जैसी एक घटना होती है जिसमें इन्होंने 37 का डाटा दिया। Yes, yes. और आज बीबीसी द्वारा कितने 80 लोगों का डाटा दिया जा रहा है। तो ये फर्जी आंकड़े वाले लोग हैं। वो घटना जो सर हुई थी बीजेपी उस समय पता नहीं क्यों जवाब क्यों नहीं देते मुझे समझ नहीं आ रहा। पांच इकोनॉमिक कॉरिडोर खुला है महाकुंभ के बाद। प्रजापति साहब, जबरदस्त रेवेन्यूज कलेक्ट हुए, हजारों करोड़ जो रेवेन्यूज कलेक्ट हुए। एग्जाम्पल दिया है, एक छोटा नाव वाला ने कितने करोड़ कमा दिए। वो तो एक से इकोनॉमिक सर वो नाव वाले के बारे में बताया ना प्रजापति साहब, वो नाव वाले के बारे में बताया ना, वो नाव वाला जो ग्रेट आदमी, बेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री, वो तो पांच नए इकोनॉमिक कॉरिडोर महाकुंभ के बाद खुलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है प्रजापति साहब। वो तो अंबानी का बाप है सर वो। प्रदीप जी जरा एक कैलकुलेटर निकाल लीजिए। मैंने एक कैलकुलेटर उस दिन राजीव जी से निकलवाया था, एक कैलकुलेटर आप निकाल लीजिए। कुंभ चला 30 दिन, 30 करोड़ रुपए उसने कमाए जी, यानी कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए पर डे कमाए। अगर उसने एक नाव से 100 लोगों को या 200 लोगों को या 1000 लोगों को भी एक दिन में पार कराया होगा, 1000 गुना 1000 करोड़, यानी कि उसने धर्म के नाम पर बेहतरीन रूप से धंधा किया था, लोगों की आंखों में मिट्टी ढोली थी। आपको पता नहीं है राजीव जी, सुखबीर जी सही बता रहे हैं, 7-7 किलोमीटर के 500-500 रुपए उगाए गए हैं, 500-500 रुपए उगाए गए, एक कमरे के 20-20 हजार रुपए उगाए गए हैं, 20-20 हजार रुपए उगाए गए हैं। ये पूरा देश देख रहा है, यानी कि उसने धर्म के नाम पर धंधा किया था, धर्म नहीं किया था उसने। उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही कमाया है। आप प्रदीप जी कैलकुलेटर निकालिए, आप कैलकुलेटर निकालिए, उसने 1 करोड़ रुपए पर डे कैसे कमाया होगा, कितने लोग उसने चला दिए होंगे। उसने अगर 2 नाव होंगी, 5 नाव होंगी, इसका मतलब उसने धर्म के नाम पर धंधा किया होगा। उसने 10 रुपए की जगह पर 1000 रुपए वसूल करने का काम किया होगा, 1000 रुपए वसूल करने का काम। सोनावणे साहब, यहीं पर करने वाले कुंभ मेला यहाँ पर होने वाला नासिक में, सोनावणे साहब, एकनाथ शिंदे जी जिस प्रकार महाराष्ट्र के लोग को कमाने का अवसर देंगे सोनावणे साहब कुंभ में, तो आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में जो कुंभ मेला होने जा रहा है उसको लेकर बहुत अच्छी तरह से माननीय एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, और वहां पे कमेटी पिछले 6 महीने से बनी हुई है और वो सारी व्यवस्था देख रही है। जो महाकुंभ में हुआ वैसा नासिक में कुछ होगा नहीं। Sir, there's a problem there. We'll come back to that after I have a talk with Farooqi sir. Sir, the waters of the recovery will really and truly we'll have to look at it very, very closely, sir. Sir, at the moment there is a private report which has come in. The government must take cognizance of it immediately. But anyway, we'll come back to that. आसिफ फारूकी साहब, ये बार बार आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई है नहीं यहाँ पे अभी, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बन जाता हूँ आज, अभी थोड़ी देर के लिए। आपके ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि यहां तक के इजराइल ईरान की लड़ाई में, फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में, यूएसए ने जो बम किया है ईरान को, उसको लेकर भी आप अपना मुस्लिम वोट जो है उसको केटर कर रहे हैं। आप इंदिरा जी को भूल गए, पंडित जी को भूल गए। पंडित नेहरू डिसाइडेड टू लॉन्च द non-aligned movement along with Youthant of Burma and Marshal Tito of Yugoslavia, that we will not be aligned to any particular bloc, not to the Soviet bloc, not to the American bloc. तब भी उनके खिलाफ यही किस्म की क्रिटिसिज्म होती थी लोगों से, और उनके जो डिसेंडेंट हैं आज, अगर आप बोले तो मैं उनको नाम भी सुना देता हूं उनके, वो आज मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मोदी जी फॉलो कर रहे हैं पंडित जी को, पंडित नेहरू को और इंदिरा जी को। अब आप बोलें सर, व्हाई शुड वी गेट इन्वॉल्वड इन दिस फाइट? आप बताइए काहे को? अल्टीमेटली मोदी जी हो या कोई भी गवर्नमेंट आए, पंडित जी और इंदिरा जी को ही फॉलो करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको गलतफहमी है सर, कांग्रेस की पॉलिसी बहुत ही स्ट्रेट है, बिछड़ों की और मजलूमों की हमेशा सहायता की है। वो कभी किसी से डरे नहीं, आंख से आंख
मिला के बात किया। जिस ज़माने में कोल्ड वॉर चलती थी रशिया और अमेरिका की, उस वक्त भी किस तरीके से हमने रशिया का साथ दिया, अमेरिका से भी दोस्ती रखी, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ बहुत क्लियर थी। जिस ज़माने में यासर अरफात थे, पैलेस्टाइन को सबसे पहले अगर किसी ने देश माना तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस Yes. वक्त, इंडिया ने माना था। करेक्ट, आई एग्री। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की बातें, ये तो मोदी गवर्नमेंट आई है जिसने हमारी धज्जियाँ उजाड़ दी। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इतनी स्ट्रांग थी, जिसमें हमारा बहुत ही वक़ार था, हर मुल्क हमको बड़ी इज्जत की निगाह सर, से वो मुल्क देखता भी था। खत्म हो गए, सारे टाइम भी खत्म हो गया। पड़ोसी हम पे बहुत भरोसा करते थे, नेपाल हो, श्रीलंका हो, या और भी छोटे मोटे भूटान, इस तरीके से। लेकिन आज की तारीख में सबका हमने विश्वास खो दिया है, लोगों ने ट्रस्ट हम पे खो दिया है, और हम जाके बिरयानी खाने चले गए पाकिस्तान के पास, वो कमबख्त अपने भाई बहन को भी बेच के चले आते हैं, उनके वहाँ कीमत है। तो सर आप क्या बीजेपी कोशिश तो करी ना। करेंगे सर? सर कोशिश मेरे तो ख्याल करी से- ना, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने की कोशिश तो करी ना मोदी जी ने। सर, सर जो भी है, ये सर सब जाने बिल्कुल दीजिए ना। गैर- आगे मैं फारूकी आपसे साहब, प्रदीप जी फारूकी एक साहब, सेकंड, प्रदीप जी एक सेकंड, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं आपसे। उस वक्त क्या था, चाइना वाज नॉट सो पावरफुल। आज की तारीख में यू आर लुकिंग एट अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी रिच चाइना। China is giving out loans everywhere. They're throwing money all around, just like what they're trying to do to Bangladesh. बांग्लादेश को भी they're trying to put Bangladesh into a debt trap. तो आखिर में बांग्लादेश जो है एक दो जगह अपनी चाइना को बेच देगा। Exactly what they've done to पाकिस्तान। लेकिन उनको पाकिस्तानियों का मालूम नहीं है, पाकिस्तानी जो ऐसे हैं सर वो चाइना को भी बेच देंगे, सीधी बात है। They are very clever as far as the Pakistanis are concerned. Pakistanis are there to sell everything. जैसा अभी आपने बोला ना, वो अपनी माँ बहन को भी बेच दें, और आज तक बेचते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन टू कम बैक टू इंडिया, जो प्रदीप जी ने बात कही, जो प्रदीप जी ने राकेश प्रजापति साहब से जो पूछा था, सर आजमगढ़ को लेकर के, जो आपका शहर है, आजमगढ़ को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी बड़े चिंतित लग रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, मैं तो बड़ा खुश हूं कि आजमगढ़ की तरफ भी उनका ध्यान गया है, कि आजमगढ़ को आपने मतलब क्या उसका बच्चों को बदनाम कर दिया है, बच्चों दारू को के बदनाम संबंध कर में। दिया। सर हाँ आप बोलें सर दाऊद और प्लीज, उसकी बात आपको छोड़िए, मालूम है देश मैं के क्या बोलने बाहर वाला हूँ, आप चले बोले गए। आप ये बताइए, आप तड़ी पार को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी को फिक्र नहीं है तड़ी पार की सर? अरे छोड़िए, ये सब ये गुंडे बदमाशों की पूरी टीम है सर, इन लोगों की बात ही मत तो कीजिए। आजमगढ़ का क्या हाल है इस वक्त, वो तो बता दो। आपके रिश्तेदार वही हैं, आपका घर वही है, वो तो बता दो सर। क्या वहां पे कुछ डेवलपमेंट हुई है? क्या वहां नल से जल आया है? क्या वहां पे 24 घंटे बिजली आती है? क्या वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई हैं? क्या वहां पे पब्लिक टॉयलेट्स बन गए हैं? या अभी भी सारे लड़के, जो मैं जब लास्ट टाइम आजमगढ़ गया था, बहुत पहले गया था, अबू आसम आजमी साहब ने मुझे बोला था आ जाओ जरा मैं घूम के आते हैं, तो हम गए थे वहां पे। तो मैं ये देखता था कि रात को खड़े होके लड़के एक ही लाइन से, एक गंदा नाला है वहां पे, वहीं खड़े होके सब लोग मुतियाते थे। क्या आजकल भी वही हाल है या वो खत्म हो गया? नहीं सर, क्या है, देखिए बात तो सही है कि वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वहाँ इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, और बॉम्बे आके और बाहर दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ हिंदी और मराठी ये सब लफड़े शुरू करके मजदूरी करते हैं बेचारे, अपने गरीब गुरबा हैं, पार्टी ढोते हैं, भैया भैया इनको कहा जाता है। पहले तो ये गाली के तौर पे था, लेकिन चलिए भैया का मतलब भाई हमने लिया, और मेहनत मजदूरी करके यूपी को सींचा सर, आजमगढ़ को, अपने गांव देश को किया। वहाँ की अपनी कोई क्या योगी जी ने कोई वहाँ पे नेचुरल कोई फैक्ट्री लगवा दी जहाँ वहाँ काम नहीं करते हैं? सर ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, इनके हाथ में आज सत्ता आ गई है, और हिंदू मुसलमान और रिलीजन के नाम पे ये काम करके अपनी वो कर रहे हैं, उसमें कोई सदाकत फारूकी वाली साहब, बात नहीं है। महाराष्ट्र को जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ने संवारा है, 2400 किलोमीटर्स नेक्स्ट जनरेशन हाईवेज, पुणे रायगढ़ शक्तिपीठ कॉरिडोर, विदर्भ में जिस प्रकार से, और वधवन पोर्ट में 10 लाख नौकरियां, 10 लाख जॉब्स विद वधवन को, 32 डिस्ट्रिक्ट, 5000 विलेज में 80,000 करोड़, जो प्राइम मिनिस्टर का ट्राइबल वेलफेयर, प्रजापति साहब भी बहुत पिछड़े कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। तो ये सब दिखने को है, सामने दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाधवान पोर्ट।
तो किस प्रकार से आप आलोचना करते रहते हो कि महाराष्ट्र में नंबर 1 है एफडीआई में? आज महाराष्ट्र नंबर 1 है एफडीआई, 40% देश के एफडीआई महाराष्ट्र में आ गया है। फारूकी साहब, आपका सर देखिए, बेबुनियाद जहाँ क्रिटिसिज्म। तक जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, हम अप्रिशिएट करेंगे गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने, और गडकरी जी ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें फडणवीस जी का और शिंदे जी का क्या हाल है, वो बात है। और दूसरी बात, फडणवीस जी गए थे फॉरेन से फंड लाने के लिए, आप मुझको बता दीजिए कितने हजार करोड़ का वो एमओयू और फंड लेके आ गए, बता दीजिए मुझको। आप बताइए, एक पैसा नहीं आया। ये सब जुमलेबाजी है, ये सब सर, बट वेयर इज मिस्टर राहुल claim गांधी? करते हैं, ऐसी कोई वो चीज हुई सर नहीं एक है। चीज हर एक कोई पूछ रहा है, सर राहुल गांधी जी कहाँ हैं? अभी तो उनको यहाँ होना चाहिए ना, वो बाहर है, अभी राहुल भी जी, बाहर है। मेरे ख्याल से सर ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया है। जी। आपको ये सवाल करने से पहले सोचना चाहिए। वो एक अकेला वाही शख्स अपोजिशन के अंदर है जो हर वो मुद्दे उठाता है जो बीजेपी गवर्नमेंट उसको छिपाना चाहती है, जो गरीबों का मुद्दा है, जो परेशान हाल वालों का मुद्दा है, जो इस देशवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, SC ST का मुद्दा है। वो एक अकेला आदमी किस तरीके से लड़ रहा है सर। हमारी पार्टी के अंदर इतने बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम आज की तारीख में बड़े नीचे लेवल पे हैं, हमारी पार्टी बड़े कमज़ोर लेवल पे है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि हमारे वो लीडरों को तोड़ के लेके जाती है, उसके बाद भी वो चट्टान की तरह स्टील के मजबूती के साथ खड़ा हुआ है सर। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहाँ जी हैं? कहाँ है? लेकिन मैं गांधी एक जी चीज कहाँ बता दूं नहीं आपको, है, ये बात- जेंटलमैन, यू नो दैट देयर वर 5 बाई इलेक्शंस टुडे। प्रजापति साहब, 5 बाई इलेक्शन हुई थी आज, 5 बाई इलेक्शंस, जिसमें से एक बाई इलेक्शन जो है गुजरात में सर, गुजरात में इटालिया साहब जीत गए आम आदमी पार्टी के। वेस्ट लुधियाना का जो बाई इलेक्शन था असेंबली का, वो भी आम आदमी पार्टी जीती है। सो 2 सीट गई हैं आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट गई है। केरल से जो सीट थी वो गई कांग्रेस को, और तृणमूल कांग्रेस की जो कालीगंज जो है वहां से तो कोई और जीत नहीं सकता, वो जीते हैं वहां से। सो इफेक्टिवली एवरी पार्टी इज वन 3 seats, 1 seat each, and the Aam Aadmi Party, notwithstanding the fact that Mr. Arvind Kejriwal is keeping a very, very low profile right now, has won 2 seats, which is fantastic, by the way. And the BJP has lost in its home state. Italia साहब जो आम आदमी पार्टी के हैं वहां से जीत गए सर। So I want to ask सोनवणे साहब, 2 मुद्दे तो आसिफ फारूकी साहब ने उठाए सोनवणे। वन इज द मराठी भाषा। सबका कहना है कि सरकार और राज ठाकरे का मैच फिक्सिंग चालू है। मैच फिक्सिंग जिस प्रकार, तो आपने बहुत लास्ट हमारे जो चर्चा था उसमें बहुत इमोशनली आपने मराठी भाषा वाले इशू को उठा लिया था। व्हाट इज योर स्टैंड? इज इट अ मैच फिक्सिंग? मैच फिक्सिंग है क्या सरकार और राज ठाकरे जी का? बेसिकली हमारी पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि जैसे बाला साहब, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कहना था कि मराठी फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड यही रखा है कि भाई ये पहली से लेकर जिनको हिंदी पढ़ना, हिंदी कोई भाषा से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब गुजरात में 3 भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में 3 पढ़ाई नहीं जा रही है, केरला में, उधर साउथ में तो बात भी नहीं कर सकते, तो महाराष्ट्र के बच्चों के ऊपर जबरदस्ती क्यों है ना। तो मराठी जो है वो मराठी को अहमियत होनी चाहिए। और मराठी ये क्या पंजाब में मराठी पढ़ाई जा सकती है तीसरी भाषा करके, उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा है तीसरी करके, या फिर यहाँ से वहां जहां से लोग आते हैं वहां पे मराठी भाषा पढ़ाई जाती है कंपलसरी। तो 3 भाषा फॉर्मूला सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? तो इसको हमारे पार्टी के इसमें डिस्कशन होके हम लोग इसके खिलाफ है। मराठी 2 भाषा पढ़नी चाहिए, जिनको पढ़ना है हिंदी में वो आगे पढ़ेंगे। और अब तक तो चलता ही रहा था ना, 5th स्टैंडर्ड के बाद में हिंदी लोग आता है भाषा, जी दुरुस्त बात, पढ़ने बाद में लोग जी। तो कंपलसरी नहीं होना चाहिए? कंपलसरी नहीं होना चाहिए। कौन सा क्यों कंपलसरी होना चाहिए? जब महाराष्ट्र है, गुजरात में गुजरात कंपलसरी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी कंपलसरी है, तो महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होगी ना। जी दुरुस्त बात, बिल्कुल। तो प्रजापति जी साहब, इसके पहले कि हम लोग क्लोज करें, आपसे फिर एक बार मैं पूछता हूं
क्या असल में योगी आदित्यनाथ सरकार 27,000 स्कूलों को बंद कर रही है सर, असल में? जी बिल्कुल, 27,000 नहीं, ये संख्या कितनी हो सकती है ये नहीं कह सकते, लेकिन एक सर्कुलर सरकार द्वारा जारी हो चुका है। सर्कुलर, अब आप समझते होंगे सर्कुलर, जी ये मैं केवल हवाई कोई फायर नहीं कर रहा हूँ। जी। एक सर्कुलर जारी हो चुका है कि जहां भी 50 से कम है बच्चे हैं, 50 से कम, यानी 49, 48 जो भी हैं, जहां भी 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को पड़ोस के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, मर्ज कर दिया। तो इसका मतलब अब ये संख्या निकल के आएगी, वो संख्या कितनी है, लेकिन अनुमानित ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे स्कूलों की संख्या 27,000 है। ऐसे स्कूलों की जो अनुमान बताया जा रहा है, एग्जैक्ट फिगर सरकार देगी, एग्जैक्ट फिगर जब बंद होंगे तब पता चलेगी। और एक सर्कुलर वैसा जारी भी हो चुका है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, गोरखपुर का मामला था। जी जी। एक विद्यालय सर्कुलर जारी भी हो चुका है कि उसको मर्ज किया गया। मैं तो कह रहा हूँ कि बंद करने की जरूरत क्या है। एनसीटी जो है हमारी, या मानव संसाधन मंत्रालय ये कह रहा है कि एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए। अगर कहीं पर 49 बच्चे हैं या 48 बच्चे हैं या 33 भी बच्चे हैं, 36 भी बच्चे हैं, तो वहां पर बिल्डिंग तो चूंकि बनी हुई है, आपको बिल्डिंग तो बनानी नहीं है, बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है, वहां पर कोई और संसाधन जुटाने नहीं है आपको। फर्नीचर वहां है, मेज है, कुर्सी है, बैठने की व्यवस्था है, कोई आपको नया काम वहां पर करना नहीं है, यानी कि बिल्डिंग तैयार है। बस आपको वहां पर 2 टीचर नहीं लगा सकते तो सवा टीचर लगा सकते हैं। अब आप ये हंसेंगे कि ये सवा टीचर कहाँ से आ गया। सवा टीचर ऐसे लगा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ सवा टीचर कैसे लगा सकते हैं। एक तो फुल परमानेंट टीचर लगा दीजिए और एक शिक्षा मित्र को लगा दीजिए जो 10,000 रुपए पर काम कर रहा है। ये जूनियर हाई स्कूल है तो एक परमानेंट टीचर लगा दीजिए और एक अनुदेशक लगा दीजिए, सवा टीचर लगा दीजिए, कम से कम स्कूल तो बंद नहीं होगा। अफसोस इस बात का है कि सावित्रीबाई फुले जैसे लोग स्कूलों को खोल रहे थे और ये आजादी के बाद सारे देश शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है कि वो शिक्षा को खत्म करना चाहती है और स्कूलों को बंद करना चाहती है। ये कहाँ का तरीका, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, आप सोचिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई बच्चा जो गांव में पढ़ने नहीं आ पा रहा है, गांव से नहीं निकल पा रहा है, वो बच्चा पड़ोसी 3 किलोमीटर दूर, इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में दोपहर में आएगा, दोपहर में जाएगा, कैसे जाएगा, बारिश में कैसे आएगा, सर्दी में कैसे आएगा। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि जाकी ना फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। बड़ा देश का दुर्भाग्य है राजीव जी कि देश के सबसे बड़े पद पर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों का परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चों की ममता के बारे में नहीं जानते, मोह के बारे में नहीं जानते, परिवार के बारे में नहीं जानते। राइट जेंटलमैन, दैट्स जस्ट अबाउट इट। और आपको चलते चलते ये भी बता दूं, सोनामने साहब, फारूकी साहब और प्रजापति साहब, कि ऋषभ पंत हैज आल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी, 2 centuries in 1 test match. He's out now, of course, 118. चलिए सर, हम लोग मैच देखते हैं सर। Absolutely fantastic. अभी तो टी चल रही है सर, अभी मैच बंद है, थोड़ी 10 मिनट के बाद शुरू होगा। That's it. Thank you, gentlemen. Thank you so very much. much. नमस्कार। Thank you very much, sir. नमस्कार। जय हिंद सबको। Well, that was just nice. That was a very nice, very civilized kind of a show from everybody. Unfortunately, we didn't have anybody from the BJP. We should have had somebody from the BJP at least to explain what exactly is the government's position with regard to Iran and Israel, with regard to Israel and Palestine, with regard to India and Mr. Trump. Now, I hope to God Mr. Modi sticks to his decision and remains neutral in this conflict. India doesn't want to get involved in a dirty Middle Eastern war. It will be stupid. I think Prime Minister Modi already spoken to the Iranian chief saying that please let us disengage. It's time Disengage, to time stop to the have war. a discussion. Time to sit across the table and solve the problems in a diplomatic manner. Absolutely true. Right, that's just about it in tonight's show. आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी भी बज गई है। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now, and from the entire team at Nation Now, from Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।